नमस्कार। मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार जैन, त्रिशला फाउंडेशन का अध्यक्ष, प्रयागराज। हमारी गंगा जमुना सरस्वती के तीर्थ क्षेत्र प्रयागराज से मैं बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो जो आज का सब्जेक्ट है वो हमारा सब्जेक्ट है सेरेब्रल पाल्सी बच्चों के इलाज में बहुआयामी एवं पुनर्वास अभिभावकों के प्रशिक्षण के महत्व के बारे में मैं चर्चा करूँगा। सर्वप्रथम मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। हम लोग 2005 से सेरेब्रल पाल्सी बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। सेरेब्रल पाल्सी बच्चों के लिए काम कर रहे हैं और सेरेब्रल पाल्सी जैसे कि मानी जाती है कि किसी भी बच्चे को हो गया तो मस्तिष्क उसका क्षतिग्रस्त होता है और अक्सर दिमाग में आते ही हम घबराने लगते हैं कि सेरेब्रल पाल्सी इतनी बड़ी क्या समस्या है कि जिसके वजह से हम आप सभी परेशान हो जाते हैं। 2005 में संवेदना ट्रस्ट के माध्यम से काम शुरू किया। 2014 में त्रिशला फाउंडेशन की स्थापना प्रयागराज में हुई और पिछले 15 वर्षों में लगभग 6000 बच्चे जो कि सेरेब्रल पाल्सी से विभिन्न समस्याओं से प्रभावित थे वो यहाँ से बेहतर होकर के गए। उनके अभिभावकों को ट्रेनिंग दी गई और जो हम लोगों का अपना एक्सपीरियंस रहा है कि ऐसे बच्चों के साथ अच्छे ढंग से काम किया जाए तो 90% से ज़्यादा बच्चों में आशा से कहीं ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। और इन सभी चीज़ों में अभिभावकों की भूमिका बहुत अच्छी होनी चाहिए। और मुख्य जो इलाज का तौर तरीका होता है वो होता है बच्चों की ट्रेनिंग, फिजिकल थेरेपी। बहुत सारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को एक साथ इलाज करना होता है और उन सभी चीज़ों के बारे में और नई नई तकनीकी थेरेपी के बारे में जो डेवलप किया उसका परिणाम आया कि सर्जरी की ज़रूरत 100 में केवल 4-5% बच्चों को ही अब पड़ती है। अब मैं बात शुरुआत करता हूँ सेरेब्रल पाल्सी के बारे में। सेरेब्रल पाल्सी मस्तिष्क पक्षाघात है क्या? मस्तिष्क पक्षाघात सेरेब्रल पाल्सी के बारे में बात करेंगे। एक तरह की समस्या है कि जन्म के समय बच्चा रोया नहीं, गंदा पानी पी गया, किसी कारणवश मस्तिष्क क्षतिग्रस्त हो गया, उसकी वजह से जो समस्याओं का एक समूह आता है उसको हम लोग सेरेब्रल पाल्सी बोलते हैं। ऐसे बच्चों में मल्टीपल प्रॉब्लम्स होती हैं, चलना फिरना, उठना, देखना, सुनना, समझना, बार बार झटके आना, बार बार बीमार पड़ना, ग्रोथ नॉर्मल ना हो पाना, सही ढंग से कम्युनिकेट नहीं कर पाना, समाज से जुड़ नहीं पाना, पढ़ाई लिखाई करना, मेंटल रिटार्डेशन, बहुत सारी समस्याएं होती हैं। और जब कभी एक सामान्य बच्चे को थोड़ी सी समस्याएं हमारे घरों में आ जाती तो हम आप सभी परेशान हो जाते हैं। और जबकि जन्म के समय ऐसे परिवारों में बहुत खुशी होती है कि एक बच्चा हमारे घर में आया और जब उनको पता लगता कि उस बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी है तो आप हम सोच सकते हैं कि उनके अभिभावकों, उनकी माता पिता पर उसका कितना गलत प्रभाव पड़ता है, क्या सोचा था, क्या हुआ। लेकिन एक माँ, जो भी मदर फादर्स हैं, पूरी परिवार है, उन बच्चों के समस्याओं के बारे में पूरी तरह से जानकारी ले लें, अच्छे ढंग से प्रशिक्षित हो जाएं, तो ऐसे बच्चे को बहुत कुछ करके दिखा देते हैं और ये बच्चे अपने पैरों पे खड़े होकर के चलना, बैठना, उठना बहुत कुछ संभव होता है। और ये आज की सच्चाई है, क्योंकि सेरेब्रल पाल्सी के जो बच्चे हैं शारीरिक जो दिव्यांगता होती है वो तो प्रमुख होती है। इसके अलावा मेंटल रिटार्डेशन की जहाँ तक बात करें तो 100 में केवल 40% बच्चों को होती है। एपिलेप्सी 60% बच्चों में होती है। जो स्पीच की प्रॉब्लम होती है वो भी 50 से 60% बच्चों में होती है। विजन की प्रॉब्लम लगभग 10% बच्चों में होती है। इंटरेक्शंस की प्रॉब्लम्स होती है, बहुत सारी समस्याएं होती हैं। अब ये बात आती है कि क्या कोई ये बीमारी है? ये कोई बीमारी नहीं है, ये कोई एक वो है। और इसके अलावा जो मैंने समस्याएं बताई हैं, इसके अलावा केवल ये चिकित्सीय समस्या नहीं होती है, एक सामाजिक समस्या है, क्योंकि समाज में लोगों को ऐसे बच्चों के बारे में पता नहीं है तो गलत तरह की भ्रांतियां डेवलप हो जाती है कि ऐसे बच्चे कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ करने लायक नहीं हैं, जीवन पर्यंत विकलांग रहेंगे, कुरीतियाँ डेवलप हो जाती हैं। उसके अलावा ऐसे बच्चों में फैमिली की प्रॉब्लम्स हो जाती है क्योंकि पूरा परिवार ऐसे बच्चों को लेकर के फाइनेंशियली और साइकोलॉजिकली पूरा अपसेट हो जाता है।
ऐसे बच्चों में, कुछ बच्चों में व्यवहारिक प्रॉब्लम्स होती हैं। तो बहुत सारी समस्याएं ऐसे बच्चों में होती हैं, तो उन सभी समस्याओं को हम एक साथ लेकर के चलें और ऐसे बच्चों को एक अच्छा भविष्य हम लोग दे सकते हैं। मैंने बताया जैसे कि इन बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। ऐसे बच्चों को केवल हम सिंपैथी के नाम से कि हम उनको रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, इनको कुछ दान कर दें, उनकी कुछ सेवा कर दें तो उससे कुछ बच्चों को भला हो जाए, ऐसे कुछ होता नहीं है। ऐसे बच्चों एवं उनके परिवारों को करेक्ट गाइडलाइंस, उनको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशंस, उनको सही तौर तरीके इलाज के बारे में पूरी जानकारी होना जरूरी है। पूरे विश्व में लगभग 15 मिलियन बच्चे सेरेब्रल पाल्सी से प्रभावित हैं और हमारे देश में 30 लाख से कहीं ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं। जब भी सेरेब्रल पाल्सी की बात आती है तो हमारा, आपका, जो भी मेडिकल कम्युनिटी से लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबका दायित्व होता है कि ऐसे बच्चों का पहले तो पूरी तरीके से डिटेल असेसमेंट हो। जैसे सक्षम की जहाँ तक बात आती है, बहुत सारे सक्षम सेवा केंद्र पूरे देश में हैं। हमारे सक्षम के हजारों कार्यकर्ता हैं। मैं जो राष्ट्रीय अधिवेशन उसमें मैं शामिल हुआ हूँ। मैं बताना चाहूँगा कि हर जिले में, हर गांव में, हर मोहल्ले में आपको सीपी के बच्चे मिल जाएंगे। एक तो इनको स्क्रीनिंग करने की ज़रूरत है कि यदि बच्चे को कुछ डेवलपमेंटल माइलस्टोन में डिले हो रहा है, बैठना उठना नहीं हो पा रहा, देखना सुनना नहीं हो पा रहा है, समय से लेट हो जा रहा है, माँ बाप को देख के सही सोशल स्माइल नहीं कर पा रहे, माँ का दूध अच्छे ढंग से नहीं पी पा रहे हैं, कुछ भी डेवलपमेंट में प्रॉब्लम्स होती, हाथ पैरों में मांसपेशियों में कड़ापन या ढीलापन हो जाता है, झटके आते, बार बार बीमार पड़ते हैं, तो हो सकता है ऐसे बच्चों को सेरेब्रल पाल्सी हो। पहले तो अर्ली स्क्रीनिंग होना जरूरी है। अर्ली स्क्रीनिंग होकर के डायग्नोसिस कंफर्म होना जरूरी है कि सेरेब्रल पाल्सी है कि नहीं है। वो कोई भी पीडियाट्रिशियन, न्यूरोलॉजिस्ट या ऑर्थोपेडिक सर्जन के द्वारा उसको डायग्नोसिस बनाया जा सकता है। जब एक बार अर्ली आइडेंटिफिकेशन हो जाते हैं तो उनको अर्ली इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है। अर्ली इंटरवेंशन में हम इन चीज़ों को कहते हैं कि हम कई पार्ट में डिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि डायग्नोसिस कुछ सालों पहले की बात करें तो कई साल लग जाते थे कंफर्म डायग्नोसिस बनने में। बट आज के समय में 6 महीने की उम्र में ऐसे बच्चों की कंफर्म डायग्नोसिस बन सकती है। और जब 6 महीने की उम्र में बन सकती है तो ऐसे बच्चों की समस्या को देखते हुए प्रॉपर फिजिकल थेरेपी, जिनकी अपनी ऑक्यूपेशनल थेरेपी, जिनकी अपनी ट्रेनिंग सेरेब्रल पाल्सी में है, जिन्होंने लंबे समय तक इसमें मेहनत किया है, ट्रेनिंग लिया है, उनसे सलाह लेकर के ऐसे बच्चों की फिजिकल स्टिमुलेशंस, बहुत सारा की क्रियाकलाप, सेंसरी स्टिमुलेशन शुरुआती दिनों से घर पे ही शुरू कर दिया जाए। पेरेंट्स को उसमें ट्रेंड कर दिया जाए। मान लिया कि 2-3 महीने, 4 महीने, 6 महीने उन्होंने घर पे कराया, जब बच्चा 9 महीने, साल भर का हो गया, उसके पश्चात तो लगता है कि इम्प्रूवमेंट जितना होना चाहिए उतना अच्छा नहीं हो रहा है, तो प्रॉपर रिहैब सेंटर पर जाना जरूरी है। बट रिहैब सेंटर की भी जरूरत है कि वहाँ पे जो भी थेरेपिस्ट हो सेरेब्रल पाल्सी में पूरी तरह से ट्रेन होना जरूरी है। लेकिन ये बहुत अच्छे ढंग से क्लियर होना जरूरी है कि कोई भी सेंटर, कोई भी डॉक्टर्स, कोई भी इंस्टीट्यूट ऐसे बच्चों को पूर्णतया ठीक नहीं कर सकता जब तक उसके पेरेंट्स उसमें शामिल ना हो। पेरेंट्स की भूमिका डायग्नोसिस से लेकर के, उनकी काउंसलिंग से लेकर के, उनको सच्चाई बताने की जरूरत है कि ये सेरेब्रल पाल्सी बच्चे को है जो कि जीवन पर्यंत रहना है। वो हल्की ग्रेड की हो सकती है, सीवियरली ग्रेड की हो सकती है, हमें उसके साथ रहना है। हम बच्चे को किस स्थिति तक लाके खड़ा कर सकते हैं। जैसे हम जानते हैं कि जब हम इलाज की अर्ली इंटरवेंशन, अर्ली आइडेंटिफिकेशन, प्रॉपर मल्टी मोडल रिहेबिलिटेशन की जब बात करते हैं तो 80% से ज़्यादा बच्चे अपने पैरों पे खड़े होकर के चल सकते हैं। 70% बच्चे तक पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। 10 से 20% बच्चों को वॉकिंग एड की ज़रूरत पड़ती है और 10 से 20% लगभग व्हील चेयर की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन यदि कोई पेरेंट्स आके बोलता है, जो कि सभी की अपनी आशा होती है कि हमारा बच्चा कब खड़ा होकर चलेगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, उनको सच्चाई ये बताने की जरूरत है प्रत्येक बच्चा अपने पैरों पे खड़ा होकर नहीं चल सकता है और चलना ही जरूरी जीवन में नहीं है। उसको अपना जीवन यापन कैसे करना है, सबसे महत्वपूर्ण होता है हाथों का काम। हाथों से जो बच्चे काम कर लेते हैं, खाना तो खा सकते हैं, टॉयलेट जा सकते हैं, अपना लिखाई पढ़ाई कर सकते हैं, कोई भी प्रोफेशनल एक्टिविटीज कर सकते हैं, खा कमा सकते हैं, अपनी फैमिली लाइफ जी सकते हैं। तो चलने से ज्यादा महत्वपूर्ण है हाथों का काम होना।
और उनको समझना, समाज में उनके साथ जागरूकता पैदा करना कि लोग उनके साथ कैसे मैनेज करें और वो बच्चा लोगों के साथ कैसा इंटरेक्ट करे, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। अब सबसे बड़ी चीज आती है कि इसमें इलाज क्या है। सबसे पहले तो गोल्डन पीरियड जाना जरूरी है, क्योंकि जीवन का शुरुआती जो 4 साल होता है सेरेब्रल पाल्सी बच्चों के लिए गोल्डन पीरियड होता है। और अक्सर ऐसे बच्चों को तमाम सेंटरों पे तमाम डॉक्टर्स के इधर उधर आने जाने में पूरा समय बर्बाद हो जाता है, और वो गोल्डन पीरियड वापस कभी भी नहीं आता है। क्योंकि जैसा हम मानते हैं, माना जाना गया है कि नेक होल्डिंग, गर्दन का रुकना 6 महीने से साल भर में नहीं आया, इंडिपेंडेंस या थोड़ा सहारे के साथ 2 साल में बैठना नहीं है, खड़ा होना 4 साल में नहीं है, तो कभी भी जीवन पर्यंत नहीं चल पाएगा। लेकिन जरूरी नहीं कि नेक होल्डिंग सभी को आ जाए, लेकिन ये ब्रेन में बहुत ज्यादा सीवियरिटी है, गर्दन नहीं रुकती है तो एक बात अलग है, अदरवाइज गर्दन का रुकना आ जाता है, प्रॉपर थेरेपी, प्रॉपर उनकी रिहेबिलिटेशन की जरूरत पड़ती है। अब इलाज के तौर तरीकों की बात करें तो जो फिजिकल एक्टिविटी, जो फिजिकल थेरेपी है, वो मेन स्टे होता है सेरेब्रल पाल्सी की ट्रीटमेंट में। उसमें फिजिकल होता है कि पहले तो हमें समस्याओं को देखना जरूरी होता है। कई तरह की समस्याएं होती हैं, जैसे मान लिया ऑर्थोपेडिक पॉइंट्स ऑफ व्यू देखा जाए तो फिजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, हाथ पैरों में नसों को टाइट होना, तिरछा हो जाना, मांसपेशियों में कमजोरी होना, प्रॉपर कंट्रोल नहीं होना, ये सभी समस्याएं फिजिकल थेरेपी से ठीक की जाती हैं। लेकिन जहां तक फिजिकल थेरेपी की बात करें तो जनरल थेरेपी, जो जनरल मूवमेंट एक्सरसाइजेस होते हैं, हाथ पर चलाने खींचने वाली, स्ट्रेचिंग होती है, जॉइंट मोबिलाइजेशन होती है, जो कि अभी भी हमारे देश में इस्तेमाल होता है, वो ऐसे बच्चों में लाभदायक तो नहीं होता, नुकसान जरूर करता है। इसके अलावा जो सेरेब्रल पाल्सी होती है वो कई तरह की होती है। ये प्रेजेंट कर सकती है स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी, जिसमें हाथ पैर की मांसपेशियां बहुत सख्त होती हैं। डिस्काइनेटिक सेरेब्रल पाल्सी होती है, जो कि बहुत सारे अबनॉर्मल मूवमेंट शरीर में होते हैं। डिस्काइनेटिक भी 2 वेराइटीज की होती हैं। डिस्टोनिक सेरेब्रल पाल्सी होती है, वो होता है कि हाथ पैर की नसें जो होती है, जब हम काम करने की पोजीशन में आते हैं तो पूरी सख्त हो जाती है, लेकिन जब बच्चा सो जाता है तो रिलैक्स हो जाता है। एक होती है कोरियोएथेटाइड्स होता है, जिसमें अबनॉर्मल मूवमेंट शरीर में होते रहते हैं। जब भी ये बच्चा एंशियस होता है, जब काम करने की कोशिश करता है, तो वो बच्चे में और ज्यादा उसके मूवमेंट्स बढ़ जाते हैं। इसके अलावा एटेक्सिक सेरेब्रल पाल्सी होती है, जिसमें ड्रंकन के जैसे कुछ अल्कोहल पी ले, बॉडी का बैलेंस नहीं होता है, पैर कहाँ पड़ रहा है और क्या पोजीशन है, जमीन कहाँ पे है, वो बच्चे को उसकी आभास नहीं होता, सेंसरी इश्यूज होते हैं। हाइपोटोनिक सेरेब्रल पाल्सी भी बोलते हैं, बट उसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस बहुत सारी फ्लॉपी डिजीज की प्रॉब्लम्स होती है, इसलिए उसको हम आजकल सेरेब्रल पाल्सी में कोट नहीं करते हैं। तो इसलिए मैं बताना चाह रहा हूं कि इतनी तरह की सेरेब्रल पाल्सी है, तो एक तरह की जनरल एक्सरसाइजेज ऐसे बच्चों में कभी भी काम नहीं कर सकती है। जैसे कि स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी बच्चे हैं, उनको जो जरूरत पड़ती है रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज की, कभी कभी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज की जरूरत पड़ती है। बहुत सारी नई डेवलपमेंट एक्सरसाइजेज हैं, जैसे न्यूरो डेवलपमेंटल थेरेपी होता है, सेंसरी इंटीग्रेशन होते हैं। न्यूरो डेवलपमेंटल थेरेपीज क्या होता है कि अब नॉर्मल जो हमारा बॉडी का टोन होता है उसको कंट्रोल करके उसको काम कराया जाता है। सेंसरी इंटीग्रेशन का मतलब होता है हमारी बॉडी की जो सेंसेशन अब नॉर्मल्स होती हैं, सुनना, देखना, बोलना, ये समझना, और प्रोप्रियोसेप्शन जो कि बैलेंस नहीं होता, उसको करेक्ट करके कराया जाता है, उसको सेंसरी इंटीग्रेशन बोलते हैं। CIMT होता है, क्योंकि एक हाथ को कंट्रोल करके दूसरे हाथ से एक्टिविटीज कराई जाती है, तो उस हाथ में एक्टिविटी, आजकल बाइमैनुअल एक्टिविटीज कराने के लिए भी कि दोनों हाथों से एक साथ बच्चों को काम कराया जाए। ऐसे बहुत सारे विभिन्न प्रकार के एक्सरसाइजेस का तौर तरीके होते हैं। तो इन सबको केवल अकेले काम करने की बात करें तो कभी भी लाभदायक नहीं मिलता, सबको एक साथ काम करना पड़ता है। लेकिन यदि हम केवल इसी पे काम करें तो भी बच्चे को बहुत अच्छा आराम नहीं मिलता है, क्योंकि ऐसे सभी बच्चों में मसल वीक बहुत ज़्यादा होता है। मसल को स्ट्रेंथन करने के लिए मसल स्ट्रेंथनिंग कराने की ज़रूरत है, वेट लिफ्टिंग कराने की ज़रूरत पड़ती है। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस के बहुत सारे तौर तरीके होते हैं। नर्व स्टिमुलेशन के इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिक फैराडिक स्टिमुलेशन होता है, वो कराया जाता है। तो इस तरह कितनी तरह की एक्सरसाइजेस होती हैं, तो जब तक हम बच्चे को डिटेल में असेसमेंट कर नहीं पाएंगे, यदि हम जनरल एक्सरसाइज करने में उतना बच्चे का समय बर्बाद कर देंगे तो बच्चा बहुत अच्छा नहीं हो पाता है। तो दूसरी बताइए डिस्काइनेटिक सेरेब्रल पाल्सी, जैसे कोरियोएथेटाइड्स होता है,
एक आपका डिस्टोनिक होता है, ऐसे बच्चों में जनरल एक्सरसाइज है जो एनडीटी एक्सरसाइज बहुत सारी कामयाब नहीं हो पाती थी। इनमें जो हमारा इंडियन योगा है, रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस होती हैं, मेडिटेशन होता है, वो सब हम लोगों ने कई सालों में ट्राई किया। यहाँ पे बहुत सारे कुछ और भी टेक्निक डेवलप किया जिसका कई सारे नाम यहाँ पे हम लोगों ने दिए हैं। इसके साथ साथ करते हुए कुछ दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। उन दवाओं को इस्तेमाल करने से जो बॉडी का मूवमेंट होता है थोड़ा सा कंट्रोल हो जाता है। बॉडी के मूवमेंट कंट्रोल करने के बाद उनको हम एक्टिविटीज पे डालते हैं, जो हमारी आइडियल एक्टिविटीज होती है कि खाना कैसे खाना है, जमीन पे कैसे चल के जाना है, टॉयलेट कैसे जाना है, बैठना कैसे, शरीर को कैसे कंट्रोल करना है, बच्चे को बार बार बताते हैं। तो ये तरह की एक्सरसाइजेज जो होती है हमारी, उसमें डिस्काइनेटिक सेरेब्रल पाल्सी में इस्तेमाल होती है। वहीं एटेक्सिक सेरेब्रल पाल्सी में टोटल हम वेस्टिबुलर कंट्रोल, बैलेंस की एक्सरसाइजेस कराते हैं कि बच्चा अपने शरीर को कैसे बैलेंस करे। जहां तक हाइपोटोनिक सेरेब्रल पाल्सी की बात करते हैं, वो कभी भी एक निश्चित नहीं होता है। अक्सर हाइपोटोनिक सेरेब्रल पाल्सी या तो डिस्काइनेटिक सेरेब्रल पाल्सी में आने वाले समय में कन्वर्ट हो जाता है या स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी में कन्वर्ट हो जाता है। उसके अलावा इसमें केवल मसाज के लिए बताया जाता है, साथ में स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस बताई जाती है। और जबकि जो ऑयल मसाज होता है स्पास्टिक और डिस्काइनेटिक सेरेब्रल पाल्सी में प्रोहिबिटेड होता है, इसको हम लोग मना करते हैं, कभी नहीं करने के लिए बोलते हैं। लेकिन अक्सर ये देखा गया कि जब भी एक्सरसाइजेस कराई जाती है तो जो भी थेरेपिस्ट होते हैं बंद कमरे में ऐसे बच्चों की कराते हैं। जबकि सेरेब्रल पाल्सी में माना जाए तो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट, पेरेंट्स को खुद को सेरेब्रल पाल्सी के बारे में सीखना समझना पूरी तरह से जरूरी है। क्योंकि जो हम लोगों ने प्रोटोकॉल पिछले 15 सालों में फॉलो किया, उसका कई सारी चीजें हैं। एक तो होता है इंटेंसिव थेरेपी प्रोग्राम्स। इंटेंसिव थेरेपी प्रोग्राम्स क्या होता है कि शुरुआती दिनों में जब बच्चा आता है उसकी डिसेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। दूसरी, हर पेरेंट्स की आईक्यू, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उनकी लर्निंग कैपेबिलिटी भी अलग अलग होती है। तो हम 3 महीने से लेकर के 6 महीने, साल भर तक का समय निर्धारित करते हैं उसकी समस्याओं को देखते हुए। उस पीरियड में सेंटर में 30-45 मिनट तक 2 बार एक्सरसाइजेज होती है और पेरेंट्स को ट्रेनिंग देकर 2 बार घर पे एक्सरसाइजेज करने के लिए बोलते हैं। 4 बार की जो एक्सरसाइजेज होती है, 2 बार प्रॉपरली थेरेपी होता है, 2 बार एक्टिविटीज ओरिएंटेड एक्सरसाइजेज होती हैं कि बच्चा वो जो डेली एक्टिविटीज में जो काम आने वाली चीजें हैं उसको वो कर पाए। तो ये होती इंटेंसिव थेरेपी होती है शुरुआती दिनों में, जब तक एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एबिलिटी उस बच्चे में ना आ पाए, जब तक वो अपना काम कुछ अपने सुचारू रूप से कर पाए और जब तक वो पेरेंट्स उसकी उस एक्सरसाइजेज के बारे में समझ पाए। उसके बाद जब वो चीजें आ जाती हैं तो हम मेंटेनेंस थेरेपी पे रखते हैं, क्योंकि सेरेब्रल पाल्सी में बच्चों में जो एबिलिटीज और डिसेबिलिटीज होती है 16 साल तक जब बच्चों में मेच्योरिटी आती है तब तक उसमें चेंज होता रहता है। तो ऐसे बच्चों में मेंटेनेंस थेरेपी की जरूरत होती है 16 साल की उम्र तक। और उसके बाद में भी ऐसे बच्चों को अपनी बॉडी को स्टेमिना बना के रखना, मस्कुलोस्केलेटल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए जिम और योगा करने की जरूरत पड़ती है। मेंटेनेंस थेरेपी में भी समय समय पर ऐसे पेरेंट्स को गाइडलाइन देने की जरूरत पड़ती है कि बच्चे को अब इतनी समस्याएं बची हैं और अब घर पे जाकर के क्या कराना है। लगता है किसी तरह की कोई समस्या उसमें नहीं है तो टोटल हम लोग बोलते हैं कि ऐसे बच्चों को स्पोर्ट्स कराया जाए, एक्टिविटीज में शामिल किया जाए, बहुत सारा के लिखाई पढ़ाई उसमें भी शामिल किया जाए। केवल थेरेपी की बात करें तो थेरेपी से ही ऐसे बच्चों को सामान करना बहुत मुश्किल होता है। थेरेपी के साथ में ऐसे बच्चों को ब्रेस दिए जाते हैं, प्रॉपर तरीके के एफोर्स होने जरूरी है जो कि पंजों को बैलेंस किए जाते हैं। पहले हम लोगों ने देखा होगा कि जैसे पोलियो में लंबे चौड़े कैलिपर दिए जाते थे, लेकिन कैलिपर क्या होता था, हैवी वेट कैलिपर्स होता था, इन बच्चों में बैलेंस की प्रॉब्लम्स होती है। तो आजकल लाइट वेट पॉलीप्रोपाइलिन के ब्रेसेस एफओ जो पंजे में केवल पहन पाए उनको दिया जाता है, जिससे वो बच्चे आराम से पहन पाए और उनका पंजा और लेग अच्छी तरह से बैलेंस हो पाए। अधिकतर बच्चों को शुरुआती दिनों में हो सकता है लंबे समय तक वॉकिंग एड की भी जरूरत पड़ती है। वॉकिंग एड में हम लोग छड़ी से लेकर के एल्बो क्रचेस, वॉकर की जरूरत पड़ती, डिपेंड करती है उनकी ग्रेड की डिसेबिलिटीज कितनी है और कितना उनका चलना है। किसी बच्चे को घर में चलना तो हो सकता है दीवार के सहारे चल रहा है, बिस्तर के सहारे चल रहा है, एल्बो क्रचेस छड़ी से चल लेता है। लेकिन यदि बाहर जाना पड़ता तो उसको वॉकर लेना पड़ेगा, एल्बो क्रचेस लेना पड़ेगा। यदि उसकी डिसेबिलिटीज ज्यादा है तो स्कूल जाने में तो उसको व्हीलचेयर की जरूरत पड़ सकती है, कम्युनिटी में जाने में व्हीलचेयर की जरूरत पड़ती है। ऐसे पेरेंट्स को कभी भी व्हीलचेयर बच्चे को देने में शर्म नहीं आनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है, हमको बच्चों की स्टेमिना को मेंटेन करके रखना है, उसके कॉन्फिडेंस को कभी लूज नहीं होने देना है
और जैसे मैंने बताया कि केवल 40% बच्चों को मेंटल रिटार्डेशन होता है, प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन केवल 20% बच्चों को होता है। और ऐसे बच्चे बहुत शार्प होते हैं, उनको समझना पूरी पूरी तरीके से आता है। यदि हमारे अभिभावक थोड़ा सा परेशान होते हैं तो उससे ज्यादा परेशान उन बच्चों के दिमाग पे पड़ता है। यदि हमारे अभिभावक पॉजिटिवली सोचते हैं तो बच्चे भी पॉजिटिवली उनकी इंप्रूवमेंट्स आते हैं। और जहां तक थेरेपी की बात हुई, अब उसके बाद आते हैं कि अल्टीमेटली हमारे जीवन में हमारी जरूरत क्या है। वो होती फंक्शनल एबिलिटीज, फंक्शनल एक्टिविटीज। फंक्शनल एक्टिविटीज में क्या आता है? डेली रूटीन एक्टिविटीज। सुबह से बच्चा उठ करके सोने से लेकर के जो काम करते हैं, खाना को खाना, टॉयलेट जाना, कपड़े बदल लेना, कपड़े पहन लेना, कपड़े निकाल लेना, जूते को पहनना और बिस्तर पे जाना, बिस्तर से उतर जाना, पढ़ाई लिखाई करना, ये हमारी डेली एक्टिविटीज होती है। इन सभी चीजों के बारे में रिगरस इंटेंसिव एक्टिविटीज, इंटेंसिव थेरेपी पे हम बात करें, ट्रेनिंग की बात करें, यदि हम हफ्ते में 1 दिन का समय निर्धारित कर दें कि कुल 4 से 5 घंटे ऐसे बच्चों को इन सभी तरह की एक्टिविटीज कराएं, तो ऐसे बच्चों में कहीं ज्यादा अच्छे रिस्पॉन्स मिलते हैं। हम लोगों ने जब 15 साल पहले शुरुआत किया था, टोटल हमारा बेसिक जो था फिजिकल थेरेपी का था, लेकिन इधर जब हम लोगों ने 4-5 सालों से उन एक्टिविटीज को शामिल किया, एवरी फ्राइडे हम लोग 3 से 4 घंटे उन बच्चों को एक्टिविटीज कराते हैं, तो जो परिणाम देखने को मिले उनका एक अंतर बहुत ही अलग था। तो ऐसे बच्चों की थेरेपी में उनकी एक्टिविटीज ऑफ डेली लाइफ को शामिल करना जरूरी है। ऐसे बच्चों को स्पोर्ट की जरूरत है और ऐसे बच्चों को नॉर्मल स्कूलों में एडमिशन दिलवाना बहुत सख्त जरूरत है। हमारे देश में कानून है, उसके बावजूद अभी भी बहुत सारे जिलों पे, जगहों पे नॉर्मल स्कूलों में ऐसे बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाता है। हमारे जहां पर भी सक्षम के कार्यकर्ता हैं, ऐसे बच्चों की नॉर्मल या थोड़ा सा भी लेस आईक्यू तो नॉर्मल स्कूल में एडमिशन दिलाने का हमें काम करना है, बशर्ते कि उस स्कूल में जाने से पहले उनकी लिखने पढ़ने की ट्रेनिंग होनी चाहिए, थोड़ा बहुत उनकी हैंड एक्टिविटी, हैंड राइटिंग स्किल डेवलप हो जाना चाहिए। कुछ बच्चे नहीं कर पाते हैं तो कंप्यूटर फीडिंग, कंप्यूटर राइटिंग, अर्ली वोकल तो उनका आ जाना चाहिए। उसके अलावा प्रॉब्लम्स आती, स्पीच की प्रॉब्लम्स होती है, और स्पीच के साथ में जब हम स्पीच थेरेपी कराते हैं तो अक्सर ऐसे बच्चों को लार टपक रहती है, खाने पीने की प्रॉब्लम्स होती है, डिग्लूटिशन की प्रॉब्लम्स होती है। तो इसके लिए अलग से स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट और ओरोफेरेंजियल लैरिंजियल एक्सरसाइजेस होता है, तमाम ब्रश होते हैं, उनसे टंग पे एक्सरसाइज कराई जाती है, पैलेट्स पे एक्सरसाइज करा दी है, तमाम स्टिमुलेशन दिए जाते हैं, उनको स्पीच सिखाया जाता है। और इनको भी 1.5 से 2 साल पर एक्सरसाइज शुरू करा दिया जाए तो ऐसे बच्चों की समस्याएं जहां तक लार टपकने की है, बोलने की है, बहुत हद तक ठीक हो सकती है और ठीक हो जाती है। उसके अलावा 10% बच्चों में देखने की समस्याएं होती हैं। शुरू में क्या होता है, प्री मेच्योरिटी जो रेटिनोपैथीज होती है वो होता है, उसकी कुछ दवाइयां होती हैं, इंजेक्शंस होता है, वो प्रॉपरली जो पीडियाट्रिक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है वो देख के बताते हैं। लेकिन यदि बच्चा बड़ा हो गया है तो अंधेरे कमरे में तमाम तरह के लाइट के इंस्ट्रूमेंट्स, बोल करके तमाम तरह के साउंड्स के इंस्ट्रूमेंट, तमाम तरह के खिलौनों के द्वारा ऐसे बच्चों की जो सेंसरी डेफिसिट्स होती है उसको जागृत करने की कोशिश करते हैं और उनकी स्टिमुलेशन से देते हैं। तो ऐसे बच्चों में बहुत सारे टेक्निक्स डेवलप हो जाती है कि बड़ी बड़ी चीज़ों को आइडेंटिफाई करना शुरू कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों में इसका लाभ भी देखने को मिला है और ऐसे बच्चे देखना उन्होंने शुरू भी किया है। तो विजन की प्रॉब्लम्स होती है, देखने की प्रॉब्लम्स होती है, चलने फिरने की प्रॉब्लम्स होती है, फंक्शनल एबिलिटीज की प्रॉब्लम्स हो गई है। इसके अलावा ऐसे बच्चों में एसोसिएटेड मेडिकल डिसेबिलिटीज बहुत ज़्यादा होती है, जैसे झटके आते हैं, झटके 50% से 70% तक बच्चों में होता है। ऐसे बच्चों की एपिलेप्सी की दवाइयाँ लंबे समय तक चलती है, कभी भी बंद करना नहीं होता है। और उम्र बढ़ेगी, वजन बढ़ेगा, दवाओं के डोज बढ़ेंगे, हो सकता है कंट्रोल हो जाए। यदि बच्चों को नींद नहीं आ रही है, तबीयत खराब हो गया है, बुखार हो रहा है, ज़्यादा एक्सरसाइज आपने करवा दिया और कोई समस्या आ गई, झटके हो सकते हैं बढ़ जाए। तो जब भी बच्चों को झटके आते हैं तो उनको करवट लिटाना है, मुंह पे कुछ डालना नहीं है और हाथ, उसके मुंह पे हाथ को कभी नहीं डालना है। ज़्यादा लंबे समय तक बेहोश में तो हॉस्पिटल में लेके जाना है, दवाइयाँ मिडाजोलम करके आती स्प्रे उसको देना है। तो वो न्यूरोलॉजी से संपर्क करके ऐसे बच्चों को एपिलेप्सी के बारे में मैनेज करना जरूरी है। अक्सर ऐसे बच्चों में न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा होती है। कुछ बच्चों का वजन बहुत ज़्यादा हो गया जो कि ज़्यादा खाना खाते हैं, कुछ बच्चे बहुत लिम स्लिम होती है जिनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती है, खान पान में भी प्रॉब्लम्स होती है। तो न्यूट्रिशनल बैलेंस ऐसे बच्चों में होना बहुत ज़रूरी है। उसमें फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, कैल्शियम और विटामिन डी को शामिल करना जरूरी है,
क्योंकि अक्सर ऐसे बच्चे क्या होता है कि इंडोर्स होते हैं, घर के अंदर होते हैं, तो विटामिन डी की कमी बहुत ज़्यादा होती है। तो विटामिन डी सप्लीमेंट ऊपर से देना इन बच्चों को बहुत सख्त ज़रूरत पड़ता है। एक इतनी सारी समस्याएं मैंने आपको बताई और इसके इलाज के बारे में बताई, और आपको मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि जो दूसरी चीज़ें क्या है कि जब भी हम बच्चों की एक्सरसाइजेज अपने सेंटर पे बुला के कराते हैं, तो अक्सर ऐसे बच्चे वो सेंटर पे जाना और डॉक्टर से मिलना और थेरेपिस्ट से मिलना लोग अवॉइड करना चाहते हैं, क्योंकि बच्चा बहुत परेशान रोने लगता है। तो ऐसा एटमॉस्फेयर हमको क्रिएट करना है वहाँ पे कि बच्चों को एक प्लेफुल एटमॉस्फेयर लगे। एक्टिविटीज ओरिएंटेड एक्सरसाइजेस कराना है। एक्सरसाइजेस कई तरीके से होता है, पैसिव मोड होता है, एक्टिव असिस्टेड होता है और एक्टिव मोड होता है। जहां तक कोशिश हो पैसिव एक्सरसाइजेस से हमें बचना चाहिए। बच्चे में डिसेबिलिटी ज्यादा तो एक्टिव असिस्टेड हो, जो बच्चा करने लगा है वो हैंड्स ऑफ एक्टिव मोड में एक्सरसाइजेस या एक्टिविटीज कराने के लिए उनको ट्रेनिंग देना चाहिए। और वो चीजें रिपीटेड और हम दिन में कई बार कराते हैं, कई महीने तक कराते रह जाते हैं, तो ऐसा नहीं कि सेरेब्रल पाल्सी बच्चे सीखते नहीं हैं। इनकी जो न्यूरो डेवलपमेंट प्रॉपर्टी होती है बहुत अच्छी होती है, बहुत लर्निंग कैपेबिलिटी होती है, वो बच्चे ऐसे लंबे समय तक ऐसे चीजों को सीख लेते हैं। अब आती है कि थेरेपी की बात हो गई। थेरेपी के अलावा जब बच्चों की समस्याएं ज़्यादा होती हैं, जो कि 2 साल से 6 साल तक है, टाइटपन बहुत ज़्यादा आ गया है, थेरेपी से कंट्रोल नहीं हो रहा है और ब्रेस से बच्चा पहन नहीं पा रहा है, तो ऐसे बच्चों को बॉटुलिज्म टॉक्सिन इंजेक्शन दिया जाता है। लेकिन जैसा हम जानते हैं कि पूरे देश में जो कमर्शियल वेंचर होता है हर जगह पे होता है, बार बार बॉटुलिज्म टॉक्सिन इंजेक्शन दे दिया जाता है, जो कि साइंटिफिक लिटरेचर बताता है कि बॉटुलिज्म टॉक्सिन इंजेक्शन देने से मांसपेशियों में वीकनेस आती है। क्योंकि बॉटुलिज्म टॉक्सिन इंजेक्शन क्या होता है, जब लगाया जाता है तो उसकी मसल की एक्टिविटीज कुछ दिन के लिए रुक जाती है, बाद में रीजनरेट करती है। लेकिन यदि इसी चीजों को हम बार बार लगाते हैं, कई बार लगाते हैं, तो मसल बहुत ज्यादा वीक हो जाए। तो जहां तक कोशिश हो एक बार लगानी चाहिए, दूसरा बहुत सख्त जरूरत पर लगाना चाहिए, तीसरी बार लगाने से बचना चाहिए, इतना लगाना पड़े तो बहुत अच्छा है। और प्रॉपर इंडिकेशन होना जरूरी है, वो है स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी, डिस्काइनेटिक सेरेब्रल पाल्सी में जिसमें बहुत ज्यादा मूवमेंट्स है, बहुत ज्यादा रिजिडिटी है, उसमें लगाया जाता है। उसके बाद प्रॉपर रिहेब, प्रॉपर ब्रेस की जरूरत पड़ती है। यदि प्रॉपर रिहेब, प्रॉपर ब्रेस का इस्तेमाल करें तो साल, 1.5 साल, 2 साल तक उसका इफेक्ट रहता है कभी भी, और प्रॉपर एनेस्थीसिया में उस बच्चों को लगाया जाता है। अब अक्सर ऐसे आप फोन आते हैं, बहुत मैसेजेस आते रहते हैं कि सेरेब्रल पाल्सी बच्चा डॉक्टर साहब है तो क्या सर्जरी कर देंगे तो ठीक कर देंगे। सेरेब्रल पाल्सी जो होती है वो बेसिकली फिजिकल डिसेबिलिटीज की प्रॉब्लम्स हैं, फंक्शनल एबिलिटीज की प्रॉब्लम्स है, और कोई भी संसार में ऐसी सर्जरी नहीं हुई है जो इन चीजों को ठीक कर पाए। अब सर्जरी की जरूरत पड़ती कहां पे? सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि सेरेब्रल पाल्सी बच्चों की मांसपेशियां वीक होती हैं, उनकी सेलेक्टिव मोटर कंट्रोल कम होता है, माने अपने आप को एक पर्टिकुलर काम करने के लिए अपने मसल्स को अलग अलग नहीं कर पाते हैं। यदि हम मांसपेशियों में सर्जरी बहुत ज्यादा करते हैं तो अल्टीमेटली उनकी मांसपेशियां जो वीक थी और वीक हो जाएंगी। तो जब भी हम सर्जरी का प्रोटोकॉल आज की तारीख में देखने के लिए बात करें, या तो ओपन हो या परक्यूटेनियस हो, कभी भी मसल पे सर्जरी करने से हम बचते हैं। दूसरी चीजें, सर्जरी की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है तो 6 साल, 7 साल से 8 साल के बाद करते हैं। और आजकल हम लोगों की कोशिश होती है जो बोनी अबनॉर्मलिटीज उनकी वजह से आता है उनको करेक्ट करें, क्योंकि सभी जानते हैं कि बोन की सर्जरी हमने किया, बोन जुड़ गई, वापस अपनी स्ट्रेंथ ले आई, मसल पे उसका इंपैक्ट नहीं आया, जल्दी उसकी रिकवरी हो जाती है। अब सर्जरी की जरूरत पड़ती कहाँ पे? जहां पर हाथ पैर बहुत ज्यादा तिरछे हो गए हैं, जोड़ हमारे उतर गए हैं, जोड़ों में तिरछापन आ गया है और जोड़ों में कॉन्ट्रेक्चर बहुत ज्यादा मसल्स भी हो गए, वहीं पे केवल सर्जरी की जाती है। सर्जरी में क्या क्या करते हैं? टेंडन की लेंथनिंग जो कि रेयर हो गई है, मसल टेंडन ट्रांसफर किया जाता है, मसल पावर को दूसरी तरफ वीक मसल की तरफ करना है। बोन तिरछे हो गए तो उनको घुमा कर सीधा कर दिया जाता है, कूल्हा उतर गया है तो उनको अंदर किया जाता है। और टॉर्जनल जो लीवर और प्रॉब्लम्स होती, पंजा तिरछा हो गया था, पैर बाहर की तरफ भाग गया, उनको भी बोन की तरह ठीक करने की कोशिश की जाती है, जिसकी वजह से किसी तरह का कोई कमजोरी बच्चों में नहीं आने पाती है और आशा से कहीं अच्छे ज्यादा परिणाम देखने को मिलते हैं। लेकिन सर्जरी करने के पहले ऐसे बच्चों को डिटेल में असेसमेंट करने की जरूरत पड़ती है। कई बार असेसमेंट करना पड़ता है। पहले आपने जनरल एग्जामिनेशन किया, फिजिकल एग्जामिनेशन किया, फिर गेट एनालिसिस किया, फिर ओटी में ऑपरेशन थिएटर में ले जाकर के चेक किया।
जब सब कुछ हमारा मैच करता है उसके बाद ही हम सर्जरी के लिए प्लान करते हैं, मिनिमम सर्जरी करने की कोशिश करते हैं। और जो सर्जरी की उम्र होती है वो अक्सर 7 साल से 10 साल और लगभग 15-16 साल की उम्र में, 2 उम्र में करते हैं, 7 साल से अक्सर बचते हैं। और जो सर्जरी करने का हमारा उद्देश्य होता है, सबसे पहले तो हमें बच्चों को देखना जरूरी है कि बच्चों में क्या है। एक होता है हमारी प्रोग्नोसिस डिफाइन करते हैं, ये बच्चा चलने की कैपेबिलिटी है। दूसरा बच्चा चलने की कैपेबिलिटी नहीं, जिसको नॉन वॉकर और वॉकर करते हैं। और एक ग्रुप डिसाइड करते हैं कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज बहुत ज़्यादा है। जिन बच्चों की सीवियर डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, उनको सेवा की जरूरत, की नर्सिंग केयर की जरूरत है। लेकिन जो चलने वाले हैं उनका गेट पैटर्न ठीक करने के लिए सर्जरी की जाती है। तो अक्सर कोशिश होती है कि मिनिमम और गेट टेक करने के लिए जो सर्जरी जरूरत है, लेकिन सर्जरी के बाद उनकी थेरेपी की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। जो नॉन वॉकर बच्चे हैं उनको ब्रेसिंग कैसे हो पाए, व्हीलचेयर पे कैसे चल पाए, उनके लिए सर्जरी करने की जरूरत पड़ती है। तो इन सभी चीज़ों को देखा जाए तो मुख्य बातें क्या आई, ऐसे बच्चों को थेरेपी में क्या है, जनरल थेरेपी इस्तेमाल नहीं करना है। ऐसे बच्चों को प्रॉपर असेसमेंट्स करके उनकी फिजिकल थेरेपी, उनकी प्रॉब्लम्स को ठीक करना है। उनकी फंक्शनल एबिलिटीज को दूर करने के लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी, तमाम तरह की एक्टिविटीज में उनको ट्रेन करना है। उनकी अर्ली स्क्रीनिंग करना है, अर्ली आइडेंटिफिकेशन करना, अर्ली इंटरवेंशन करना है। और ऐसे ऐसे स्पेशलाइज सेंटर को हमारे पूरे देश में बनाना है जहाँ पे ऐसे बच्चों के बारे में रिसर्च हो। हमारा देश बहुत बड़ा है, हमारे पास जो रिसर्च है पूरे दुनिया के हैं, लेकिन हमारे अपने देश में अपने सेरेब्रल पाल्सी बच्चों में रिसर्च की बहुत कमी है। रिसर्च की जरूरत है, ऐसे सेंटरों की जरूरत है जो कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी रेफरल सेंटर हो, जहाँ पे जरूरत के अनुसार ऐसे बच्चों का इलाज हो पाए। सक्षम इसमें बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है, क्योंकि हम लोगों ने 2005 में ऐसे कार्यों को शुरू किया। 2005 से 2020 तक लगभग 50,000 बच्चे मैंने देखे। बहुत सारी चीज़ें नीति निर्धारित किया, उसी के तहत हम लोगों ने त्रिशला सीपी गांव बनाने का 2019 में कार्यक्रम शुरू किया। त्रिशला सीपी गांव क्या है, जो मैं एक प्रोजेक्ट बताना चाह रहा हूँ, ऐसी जगह जहाँ पे ऐसे बच्चों के पेरेंट्स कुछ महीने तक रुक पाए, ऐसे बच्चों की थेरेपी करा पाए, एक्टिविटीज उनकी हो पाए, उनकी ट्रेनिंग हो पाए, उनको वो सभी चीजें छोटे ड्यूरेशन के लिए मिल जाए जो कि जा करके वापस जो घर पाए, वो सभी व्यवस्था अपने घर पे कर करके ऐसे बच्चों को आगे बढ़ाने पे सक्षम हो पाए। इसके साथ ही मैं अंत में ये भी बताना चाहूंगा कि आज की हमारी जरूरत क्या है। हमारे देश में थेरेपिस्ट बहुत है, फिजियोथेरेपिस्ट बहुत, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट बहुत हैं, और हमारी उनकी क्या है कि जो भी उनकी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग की बहुत कॉस्टली होती है। तो हमें आपको सक्षम कोई बड़े ऑर्गेनाइजेशन को मिल करके ऐसे जो फिजिकल थेरेपिस्ट है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, जो भी हमारे वर्कर्स हैं, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देना जरूरी है। क्योंकि ऐसे पेरेंट्स को, ऐसे बच्चों को करेक्ट गाइडलाइन, करेक्ट दिशा लेने की जरूरत है। ऐसे बच्चे सर्जरी करवा लेते हैं, सर्जरी कराने के बाद स्थिति आ जाती है कि उनको वापस लेके आना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं अभी जयपुर के राष्ट्रीय कार्यक्रम में वहाँ पे था, हमारे सरसंघचालक जी वहाँ पे थे। उन्होंने खुद वहाँ पे बोला था कि हमारा दायित्व है कि ऐसे लोगों के लिए जिनकी जरूरत है उनको पूरा किया जाए, इलाज और रिहैब की सभी सुविधा प्रदान किया जाए। ये हमारा अपना पूरी कोशिश रहे, और ये उनकी जरूरतें, ये समाज की जरूरत है। इसमें हम आप उनके ऊपर कुछ हम बहुत ज्यादा अनुदान नहीं कर रहे हैं। तो हमारी आपकी कोशिश होनी चाहिए कि ऐसे बच्चों को एक लाइफ दे पाए। ऐसे बच्चे अपना व्यवसाय कर सकते हैं, प्रोफेशन कर सकते हैं, लिख पढ़ सकते हैं, अपना जीवन चला सकते हैं, और इनको एक इंडिपेंडेंट बनाना है। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है खुद डिसीजन ले पाए, अभिभावक ऐसे बच्चों के साथ खुद डील कर पाए, ऐसे बच्चों को प्रॉपर स्कूलिंग मिल पाए, प्रोफेशनल डिग्री मिल पाए, ऐसे बच्चे अपना व्यवसाय कर पाए। ये तभी हो पाएगा जब उनको शुरुआती दिनों से सही इलाज मिले और सही जगह पर वो पहुंच पाए। इसी के साथ मैं अपना जो संबोधन है मैं खत्म करना चाहूँगा। बहुत सारे हमारे पास क्वेरीज होंगे, क्वेश्चंस होंगे, तो मैं उनका उत्तर यहाँ पे देना चाहूँगा। है कुछ क्वेश्चन इसमें? जो यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारे पास है, वृंदा देव पिताले करके है, ये पेरेंट्स हैं, आर देयर ट्रेनिंग कोर्स फॉर पेरेंट्स। जैसा मैंने बताया, हम लोग इलाहाबाद प्रयागराज में जो हमारा त्रिशला फाउंडेशन है, ये टोटली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। टोटली पेरेंट्स के द्वारा पेरेंट्स के लिए मेहनत की जाती है,
और हमारा उद्देश्य होता है कि 2 3 4 महीने जब भी पेरेंट्स यहाँ पे रहते हैं वो यहाँ पे आके सीखें, बच्चों के साथ मेहनत करें। हर बच्चों की समस्याएं अलग होती हैं। एज डॉक्टर्स की तरह ऐसे पेरेंट्स पेश आते हैं, अपने बच्चों के बारे में पूर्ण डॉक्टर बन करके निकल के जाते हैं। तो ऐसे बच्चों में आशा से कहीं ज़्यादा परिणाम देखने को मिलते हैं। बहुत सारे ऐसे सेंटर देश में होंगे, लेकिन एक प्रयागराज है जो कि trustlafoundation.com पे जाएंगे तो आप पूरी जानकारी वहाँ पे आपको इसको मिल सकती है। दूसरा एक क्वेश्चन है शांता चौधरी का। राहुल कुमार सानू हैविंग स्पास्टिक सीबी इज नाउ 20 विद हैवी वेट, ही अनेबल टू टॉक स्टैंड इन हिज चांस ऑफ रिकवरीज। अब शांता जी आपको मैं बताना चाहूँगा कि बच्चे की उम्र कितनी हो गई, 20 साल, ये एडल्ट हो गए। केवल मैंने जैसे बताया कि बच्चे का चलना ही जीवन के लिए जरूरत नहीं है, उसकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ हो, हैप्पीनेस कैसे आए, प्रॉस्पेरिटी कैसे आए, उसमें हम उस विशेष बच्चे को देखना जरूरी है। उसकी एबिलिटीज क्या है, क्या वो पढ़ सकता है, क्या वो लिख सकता है, क्या कंप्यूटर में काम कर सकता है, क्या कोई छोटी सी दुकान उसको करा के दे दीजिए उस पर काम कर सकता है। आप विदेशों की बात करेंगे तो वहां पर व्हीलचेयर ट्रेनिंग की बात होती है। व्हीलचेयर में क्या होता है कि ऐसे बच्चे अपनी स्ट्रेंथ नहीं खोते, स्टेमिना बना के रखते हैं। हम नहीं चाहते कि व्हीलचेयर पे चले, लेकिन जो 20 साल का बच्चा हो गया है, क्योंकि छोटे बच्चों में रिहेबिलिटेशन की कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जब एडल्ट हो जाते हैं तो उनको स्पास्टिसिटी कम करना बहुत मुश्किल होता है। एक बार देख करके उनको कुछ चीज़ें बताई जा सकती हैं, लेकिन प्रॉपर जो तरीका है वो ये, मैं यही कहना चाहूँगा, मौका लगे तो एक बार उनका वीडियो और व्हाट्सएप पे मेरे करिए, जो नंबर आपको दिया गया है 9455001645 पे। कुछ भी होता तो मैं आपको जरूर गाइड करने की कोशिश करूँगा, लेकिन मैं आपको यही गाइड करूँगा कि उसकी कैपेबिलिटी देखिए, उसको इंडिपेंडेंट बनाने के बारे में सोचें। या दुकान करने लायक उसके साथ उनकी मम्मी या घर का कोई भी व्यक्ति साथ में बैठ करके प्रोफेशन में शामिल करिए। उसकी जो हैप्पीनेस है उसको वापस दीजिए, ना कि आप उसके चलने और ना चलने की बात करें। हाथों पे काम करता तो हाथों से काम करना, हुनर उसको सिखाना है। अब एक है तेजस्वी साहू, लॉकडाउन में बच्चे की क्या क्या एक्टिविटीज कराएंगे। जो एक्टिविटीज की जहां तक बात करें, उनके माँ बाप से ज्यादा और कोई दूसरा व्यक्ति, कोई थेरेपिस्ट, कोई डॉक्टर उनको एक्टिविटीज के बारे में नहीं बता सकता है। एक्टिविटीज के बारे में बात करेंगे, जितने तरह के खिलौने आपके पास हो सकते हैं, लाइट के, साउंड के, म्यूजिक के। आप खाना बनाती हैं, किचन में रहती हैं, आटा गूंथने के लिए उसको दे दीजिए। बच्चा छिलका छिल सकता है, उसको छिलने के लिए दे दीजिए। तमाम तरह के दाने होते हैं, उसको मिक्स करने के लिए दे दीजिए। सामान को दूर रख दीजिए, तो उसकी जरूरत की चीजें क्रीपिंग क्राउलिंग करके जाइए। जैसे मूवमेंट की जहां तक बात करते हैं तो अक्सर हम सोचते हैं बच्चा अपने पैरों पे खड़े होकर के कब चलेगा। अरे भाई, वो बच्चा क्रीप करके जाए, क्रॉल करके जाए, घुटने के बल करके जाए, वो बच्चा अपना काम खुद तो कर लेता है, किसी के सहारे की जरूरत तो नहीं पड़ती है। उसको इंडिपेंडेंसी बोला जाता है, ना कि अपने पैरों पे खड़े होकर के चले। कहीं भी पार्क में जाते हैं तो पार्क में उसको लेके जाइए, बैडमिंटन खिलाइए, वॉलीबॉल खिलाइए, सपोर्टेड खिलाइए, तमाम तरह के वीडियो गेम्स आते, वीडियो गेम्स में उसकी एक्टिविटीज कराइए। एक वर्चुअल रियलिटी सभी जानते होंगे, बहुत सारे वीडियो गेम्स होते हैं, प्ले स्टेशन होता है, उसमें भी इस तरह की चीजें होती हैं। तो उसमें भी ऐसे बच्चों को गेम खिलाने से बहुत सारे लाभ मिलता है। कहाँ गए बेटा, खोलो इसमें ना, कहाँ बंद क्यों हो गया। हाँ सर, वो कहाँ गए। अरे कहाँ, खोलो इसमें ना। और क्वेश्चन है इसमें, दूसरा एक विपिन शर्मा जी का आया है। मेरा बेटा 6 साल का है, उसके फिट खत्म नहीं हो रहे हैं, लेबी पिल मेडिसिन कंटिन्यू चल रही है, प्लीज गाइड करिए। जो भी जहाँ तक एपिलेप्सी की बात करते हैं तो न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाने की जरूरत है, न्यूरोलॉजिस्ट के फॉलोअप में रहना है। उन दवाओं के बारे में किसी और भी लोगों से संपर्क नहीं करना, न्यूरोलॉजिस्ट या पीडियाट्रिशियन ही उनके बारे में बता सकते हो, जैसा बोले वैसा ही कराना है। अभी AK रमन ने सोनी का फोन, उसमें मैसेज आया है, 11 महीने का है, लॉकडाउन की वजह से
एक्टिविटीज नहीं करा पा रहे हैं। मैंने अभी जैसे बताया, क्रीपिंग है, क्रॉलिंग है, बैठना है, हाथों की एक्टिविटीज है, दाने को निकालना है, पेपर रख दिया पेपर को पलटना, सिक्के रख दिए सिक्कों को अलग करना है, म्यूजिक पे बात करिए, गेम पे बात करिए, तमाम खिलौने ला के, यही सब एक्टिविटीज ऐसे बच्चों को कहीं कुछ ज्यादा लेकर के देता है। और क्या है, डाइट क्या देना होता है। डाइट ये डिपेंड करता है कि बच्चा कैसा है। बहुत हेल्दी है तो फैट का अमाउंट कम देना है, बहुत दुबला पतला है, वजन बहुत कम है तो फैट का अमाउंट बढ़ाना है। प्रोटीन की मात्रा ऐसे बच्चों को ज़्यादा होना जरूरी है। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स देना जरूरी होता है। कैल्शियम विटामिन डी का सप्लीमेंट देना बहुत जरूरी होता है कि विटामिन डी की कमी बहुत ज़्यादा होती है ऐसे बच्चों को कि घरों के अंदर रहते हैं। एपिलेप्सी की दवाइयाँ चलती है जिसकी वजह से भी विटामिन डी की कमी हो जाती है, तो एपिलेप्सी की दवाइयाँ भी वैसे बच्चों को देना होता है। एक आया डॉक्टर अर्चना प्रमोद देशमुख का मैसेज आया, 29 साल के हैं, सेरेब्रल पाल्सी हैं, वो बैठ नहीं सकते, चल नहीं सकते, रेगुलर एक्सरसाइजेज कर रहे हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, 29 साल के हो गए हैं। हमारे जीवन में महत्वपूर्ण क्या है? मैंने फिर बोला, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, क्वालिटी ऑफ लाइफ, उनका स्वास्थ्य कैसा है, उनका उठना बैठना कैसा है, वो अपना जीवन यापन कैसे कर पाते हैं, थेरेपी कराने से थेरेपी का उद्देश्य क्या होना चाहिए, ये भी हमें समझना है। 29 साल के व्यक्ति में सेरेब्रल पाल्सी में थेरेपी कराने का उद्देश्य हमारा केवल एक ही है, वो बॉडी के स्टेमिना को मेंटेन करना, मस्कुलोस्केलेटल हेल्थ को मेंटेन करना, हमारी जो वाइटल कैपेबिलिटीज हैं जैसे लंग है, हार्ट को मजबूत रखना, इन सब को ठीक करना है। इन सब को ठीक करने के लिए थेरेपी कराते तो बहुत अच्छा, लेकिन हमारा उद्देश्य थेरेपी करा कर उनको वापस चलाने के बैठना उठना नहीं है, तो आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे अच्छा कर पाए। उनके साथ म्यूजिक की बात करिए, डांस की बात करिए, पढ़ने लिखने की बात करिए, कंप्यूटर पे बात करिए, उनको दोस्त बना के दीजिए, दोस्तों से डिस्कस करें, उनकी लाइफ स्टाइल ही अपने से अलग करिए, क्योंकि वो बड़े होकर उनकी अपनी डिमांड्स है, हमारी अपनी डिमांड्स होती है। तो ऐसा ग्रुप कुछ क्रिएट करने की जरूरत पड़ती है ऐसे बच्चों में, उस उम्र के बच्चों में जो कि डिसेबिलिटी सेरेब्रल पाल्सी से प्रभावित हैं, तो उनसे उनकी मेंटल जो डेवलपमेंट होता है बहुत अच्छा, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छा होता है। क्योंकि जो सबसे बड़ी समस्या है साइकोलॉजिकल अपसेट ऐसे लोगों में जो बड़े हो जाते हैं, जो अपना काम नहीं कर पाते हैं। नंबर मैंने फिर बताया आपको, यहाँ पे कुछ लोगों का नंबर, ये ट्रस्ट का नंबर है, त्रिशला फाउंडेशन का नंबर है 9455001645। जब भी आप इस पे व्हाट्सएप कॉल करेंगे, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, तो जो भी आपकी समस्याएं हैं उसका निराकरण होगा। कुछ ऐसी चीजें होती तो हमारे पास मैसेज आ जाएगा और हम कोशिश करेंगे। और जो कुछ भी और सी जानकारी आप चाहते हैं वो trishulafoundation.com पे है, उनका फेसबुक पेज भी है, यूट्यूब भी है, उस पर जा करके आप लोग देख सकते हैं। जो भी हमारे सक्षम के कार्यकर्ता हैं अपने जिलों में, अपने जगहों पे जाकर के कैंप्स करना चाहते हैं, किसी तरह की जानकारी चाहते हैं, तो वो मेरे को मैसेज कर सकते हैं, चीज़ों को ले सकते हैं, हम उनको उस तरह से गाइड कर सकते हैं। उनको कैंप के ऑर्गेनाइजेशंस में वो अर्ली आइडेंटिफिकेशन करें, उनको मैनेज करें, और सक्षम से हम सक्षम के लोगों से बोलना चाहेंगे कि इसी तरह के बहुत सारे सेंटर देश में ज़रूरत है, जिससे कि ऐसे बच्चों में अच्छा परिणाम मिले। और कुछ है किसी का? फोन मेरा कहाँ पे? दूसरा वाला। एक आए हैं, डॉक्टर साहब प्लीज सजेस्ट एनी सेरेब्रल पाल्सी डॉक्टर इन चंडीगढ़। चंडीगढ़ में आपको देखना पड़ेगा, वहाँ पे अभी तो लॉकडाउन है। अच्छा है खराब डॉक्टर की बात बोल आपने बोला, अच्छा डॉक्टर, वो आपको सेंटर के बारे में चेक करना पड़ेगा, वहाँ पे किस तरह की एक्टिविटीज़ हैं। और जैसे मैंने बताया कि आपको खुद को उसमें शामिल होना पड़ेगा। सबसे पहले तो उसका एवेल्युएशन बच्चे का होना जरूरी पड़ता है कि किस तरह की कितनी प्रॉब्लम्स हैं, उसके बाद ही उनका ट्रीटमेंट हमको लोग शुरू कर पाते हैं। एक मैसेज है कमाल मेनघानी जी का, आवर डॉटर इज 7 years old, शी इज हैविंग सेरेब्रल पाल्सी, इज नॉट एबल टू सिट एट, वी आर रेगुलरली arranging physiotherapy or motor therapy, please advise which other therapy we can arrange, also advise which location you are visiting। देखिए क्या होता है ना, ये सेरेब्रल पाल्सी में जो रिहैब प्रोग्राम होता है बहुत डेडिकेटेड एफर्ट्स होता है, पूरी टीम अप्रोच होती है।
थेरेपिस्ट के साथ साथ पूरी टीम को लगना ज़रूरत पड़ता है और पेरेंट्स को लगने की ज़रूरत पड़ती है। मैं प्रयागराज स्थित हूँ, कहीं पे बहुत विजिट मेरी कम होती है, कैंप के द्वारा ही कभी कभार विजिट होती है। 7 साल का बच्चा, एक असेसमेंट होने की ज़रूरत पड़ेगी। आप वीडियो व्हाट्सएप पे आप भेज दीजिएगा, क्या समस्याएं देखना पड़ेगा। और फिजिकल थेरेपी कंटिन्यू करने से ऐसे बच्चे नहीं, उनको डिटेल में देखना होता है कितनी फिजिकल डिसेबिलिटीज है, क्या फंक्शनल डिसेबिलिटीज है, तब भी उनके बारे में गाइड किया जा सकता है कि आपका क्या रोल है और थेरेपिस्ट को क्या क्या कराना है। हमारी ज़रूरत ऐसे बच्चों में जो सामान्य एक्सरसाइजेज होती नहीं हम करवाते चले जा रहे हैं, तो उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा और उसके बारे में आपको देखना पड़ेगा। और भी कुछ क्वेश्चंस हैं। इस चैट बॉक्स में मैं नंबर डाल दे रहा हूँ, जो ट्रस्ट का नंबर है, वो जो उसको भी चाहिए वो ले सकते हैं। और किसी का क्वेश्चन है? तो मैं, मेरे ख्याल से अभी तक बहुत सारे लोगों का मैंने जो भी हो सकता था मैंने कोशिश किया। जिसकी भी क्वेरीज हो वो अपना मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसमें लिखा है, एक वीरेंद्र गुप्ता जी का मैसेज आया है, सर मेरा बेटा 7 साल का है, बिना सपोर्ट स्टैंड नहीं होता, क्या एक्सरसाइज करवाएं? बिना सहारे के साथ खड़ा नहीं होता है, तो सहारे के साथ उनको खड़ा करिए, सहारे के साथ चलाइए, सहारे के साथ कोशिश करिए। उनके बहुत तरीके के ब्रेसेस बनते हैं, एक वो होता है, गेटर होता है, और जो ताकत आने वाली एक्सरसाइजेज होती है, घुटने की मांसपेशियों पे वजन बांध के उठाना, घोड़ा बन करके चलना, घुटने के बल चलना, सीढ़ी पे चलवाना, और उनको खड़ा करके गीटर बांध करके तमाम तरह की एक्टिविटीज़ कराना, प्लेफुल एक्टिविटीज़ कराना, स्टैंड बांध के कराना, वो सभी चीज़ें कराने से जो कैपेबिलिटीज़ होती है वो बढ़ती है, ताकत भी मांसपेशियों में बढ़ता है। वो डॉक्टर अर्चना प्रमोद देशमुख का जो है, वो जो बड़ा बच्चा उनका 29 साल का, उन्होंने कहा कि बहुत एक्टिव है, म्यूजिक, पढ़ाई सब कुछ थोड़ा करता है। तो मैंने जैसे बताया, उनकी खुशी में हमारी खुशी शामिल होना चाहिए। मैडम आप भी उसको गौर करिए, सभी लोगों को गौर करने की ज़रूरत है। हमारा उद्देश्य ये नहीं कि हमारा बच्चा खड़ा होकर चले, ये उद्देश्य होना चाहिए कि हमारे बच्चे में क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, उस कैपेबिलिटीज़ को हम पहचानने की कोशिश करें, उसको निखारने की कोशिश करें, उसको किस तरह के कार्यक्रम में शामिल करें। उनके साथ हमें बढ़ते हैं तो उस बच्चे को बहुत कुछ करके दे सकते हैं। और ऐसे बच्चों के जीवन में प्रयास करना चाहिए कि कभी भी कोई खाली समय ना बचने पाए, उनको बिजी करके रहना है। सुरेश वासवादा जी का मैसेज आया कि 7 साल का बच्चा है, सेरेब्रल पाल्सी है, लास्ट 5 ईयर से फिजियोथेरेपी दे रहे हैं, 2019 में सॉफ्ट टिश्यू ऑपरेशन हुआ है। देखिए हर एक की समस्याएं अलग अलग होती है, नंबर इनका नोट कर लीजिएगा। अब सर्जरी किस तरह की होगी नहीं पता है हमको, कितनी ज़रूरत थी, क्या हुआ है, जो भी हुआ है अभी उनको, उनकी जो भी स्थिति है वो व्हाट्सअप कर दीजिएगा मेरे को। तो व्हाट्सअप जब कर देंगे तो उस पर मैं देख करके वीडियो की कंडीशन क्या है उसी तरह से तभी मैं रिप्लाई कर पाऊंगा आपको। लेकिन जहाँ तक उनकी एक्टिविटीज़ को कम कभी ना होने दें, उनमें स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस कराएं, बच्चों के साथ मेहनत करें, प्रॉपर जो आपके सर्जन उनके गाइडेंस में रहें, और कभी भी ज़रूरत पड़ता तो हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और ब्रेस का इस्तेमाल ज़रूर करें। नादी योगा देहरादून में मेरे बच्चे की थेरेपी चल रही है, क्या ये थेरेपी देना सही है? देखिए पूरे विश्व में सेरेब्रल पाल्सी की ट्रीटमेंट बहुत सारी तकनीकी है।
नादी योगा थेरेपी जो होती है उसके बारे में मैंने भी थोड़ा बहुत सुना है, बहुत सारी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं फिर क्लियर करना चाह रहा हूँ कि किसी एक तरह की थेरेपी से ऐसे बच्चों को कभी भी सामान्य नहीं बनाया जा सकता है। हमारा आपका अपना उद्देश्य है कि बच्चा वो इंडिपेंडेंट हो। इंडिपेंडेंट का मतलब फंक्शनल एबिलिटीज में, फंक्शनल एक्टिविटीज में, फिजिकल एक्टिविटीज में, पढ़ना लिखना, खुद का डिसीजन लेना, प्रोफेशनल कोर्सेज करना। तो इन चीजों को करने के लिए तमाम डायरेक्शन से हमें काम करने की जरूरत है, वो है मल्टी मोडल थेरेपी। मल्टी मोडल थेरेपी का मतलब फिजिकल थेरेपी, हो सकता है योगा हो सकता है एनडीटी हो, एसआई हो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो, मसल रिक्रूटमेंट हो, फेरेटिक स्टिमुलेशन हो। उसके अलावा जो फंक्शनल एक्टिविटीज की बात करें, स्पोर्ट्स करना है, एक्टिविटीज ऑफ डेली लाइफ करना है, पढ़ाई लिखाई कराना है, स्पीच कराना है, सब कुछ एक साथ, उनकी सभी डिसएबिलिटीज को एक साथ टैकल करते, बम्बार्ड करते हैं, तो बच्चों में रिस्पॉन्स ज्यादा मिलता। कभी भी जब हम एक थेरेपी पे फोकस करके रह जाते हैं तो बच्चे कभी भी ठीक नहीं होते हैं। अभी हमारा कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले ही ऑस्ट्रेलिया की हमारे रोनाल्ड मैडम वहाँ पे प्रोफेसर हैं, उनका एक लेक्चर मैंने सुना। उन्होंने कहा कि हमने 2 हफ्तों का उन्होंने ट्रायल दिया, जो कि एबिलिटीज का है, माने मल्टीपल तरह के जो एक्टिविटीज ऑफ डेली लाइफ्स हैं और बहुत सारी जो हायर एक्टिविटीज हैं उसके बारे में हैंड्स ऑफ करके उन्होंने ट्रेनिंग दिया। और उसका परिणाम क्या हुआ कि बच्चों में आशा से कहीं अच्छे परिणाम देखने को मिले। और मैं इस चीज़ों को 5 साल से फोकस कर रहा हूँ इसी पे। उसका परिणाम यह है कि बहुत सारे बच्चे स्कूल भी पढ़ने लिखने जा रहे हैं, उनके चेहरों पे खुशी आ रही हैं, वो थेरेपी से भागते भी नहीं हैं और सेंटर पे आने से परेशान नहीं होते कि डॉक्टर साहब मांसपेशियों की खींचेंगे। जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज थी, सॉइन मोबिलाइजेशन एक्सरसाइजेज थी, ना तो उनकी जरूरत है भी तो उसको बंद कर देना चाहिए। मेरा बच्चा सुरेंद्र राठौड़ जी का 10 साल का फिजियोथेरेपी चल रही है, लेकिन अभी भी सही तरीके से चल नहीं पा रहा है। कोई एक्सरसाइज बताइए। देखिए, हर बच्चे की एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स अलग अलग होती हैं, मैं फिर बता रहा हूँ आपको। अब उसको देखने की डिटेल में जरूरत है कि बच्चा किस तरह के है, क्या मसल कॉन्ट्रैक्चर है, क्या मसल वीकनेस है, क्या उसकी जो सेलेक्टिव मोटर कंट्रोल प्रॉब्लमेटिक्स है, कि मसल कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम्स हैं। उसको देखते हुए और उसकी मेंटल कैपेबिलिटी है, तब उस पर हम फोकस करते हैं कि कहाँ पे हमें काम करने की जरूरत है। प्रॉपर ब्रेसिंग करनी है, वॉकिंग एड की जरूरत पड़ती है, एल्बो क्रचेज छड़ी उसको देना है, और जितनी तौर तरीके की एक्टिविटीज आप बच्चों को समझ सकते हो वो कराइए। कभी भी उसके हटके नहीं जाना है, उसको कराते जाएंगे। लॉकडाउन में भी तो भी बच्चे में बहुत ज्यादा परिणाम मिलेगा। जब मौका मिलेगा तो सेंटर पे आके दिखाइए, फिर उस तरह की बात होती है। नेक होल्डिंग के लिए कोई एक्सरसाइजेस बताएं। नेक होल्डिंग की जो एक्सरसाइजेज होती है उसको हम टमी टाइम बोलते हैं। टमी टाइम का बात होता है, पेट के बल बच्चा लेट गया, पेट के नीचे किसी तकिए को हमने रख दिया यहाँ पे ला करके, और सर को उठाने के लिए तमाम तरह की एक्सरसाइजेस कराते, सामने खिलौने दिखा रहे हैं, मोबाइल दिखा रहे हैं। जैसे बच्चे को हम गोद में ले लेते हैं, अपने दोनों जंघों के बीच में ऐसे बच्चे को ले लेते हैं, उठा करके इस तरह से करके ले लेते हैं। तो ऐसे बच्चों को खिलाते हैं तो गर्दन वो बच्चा रोकेगा और बार बार झूला भी झूलने की कोशिश करेगा और बच्चा गर्दन उठाने की भी कोशिश करेगा। उसके अलावा बच्चे को दोनों कंधों से बटा के हाथ को ऊपर करके कोशिश करते हैं और थोड़ा सा पैरावर्टिबुलर गर्दन पे और पीछे पीठ पे स्टिमुलेशन देते हैं। तो स्टिमुलेशन जो देते हैं गर्दन के पीछे और कमर के पीछे, तो उससे बच्चा स्टिमुलेट होता है, गर्दन को उठा के रोकता है। लेकिन गर्दन का रोकना मांसपेशी की कमजोरी, मसल कंट्रोल की वजह से प्रॉब्लम्स है तो वो बेहतर हो जाता है। लेकिन वो बेहतरी जो होता है 1 साल से 2 साल तक होता है। लेकिन ब्रेन की डिसेबिलिटी डैमेज बहुत ज्यादा है, तो उस बच्चों में तो जो गर्दन का रुकना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये मत मान के चलना चाहिए कि गर्दन का नहीं रोका तो सब कुछ खत्म हो गया। व्हीलचेयर ट्रेनिंग कर सकता है बच्चों में, और बहुत सारी कैपेबिलिटी, उसको हमको आइडेंटिफाई करना जरूरी है, उसके साथ मेहनत करने की जरूरत है। प्लीज आकाश जब 14 साल का था तो टेंडन रिलीज ऑपरेशन किया गया था, डॉक्टर ने ग्रेटलिस टेंडन और कट कर दिया था, तो वो पैर उसका वीक है, क्या फिजियोथेरेपी करके स्ट्रांग हो सकता है? मैडम मैं फिर आपको बता रहा हूँ, आप तो एक मेडिकल फील्ड से हैं तो आपको समझना चाहिए। उम्र 29 साल हो गई है, जो चीजें पहले हो गई, ये जो मैं आज लीवर आर्म रिस्टोरेशन की बात कर रहा हूँ, बोनी सर्जरीज की बात कर रहा हूँ, अभी 10-15 सालों से आई हैं। लेस मसल सर्जरी की बात 10 सालों से आई हैं।
पहले अक्सर ऐसे बच्चों में मसल की सर्जरी ही की जाती थी और मसल की सर्जरी ही कर दी जाती थी, लेकिन अभी हमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कराना है, उससे मांसपेशियों में ताकत आएगी। मांसपेशियों में ताकत आना एक अलग चीज होती है, बॉडी का बैलेंस कोऑर्डिनेशन आना एक अलग चीज होती है। ताकत आने का क्या करना है, वजन को रख दिया जाए, उसको पैरों को लिफ्ट करता है, हमने पैरों को रोक लिया, उसको पैर मोड़ने के लिए बोलते हैं, वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है। उसके अलावा फेरेटिक स्टिमुलेशन देना चाहिए, और ऐसे बच्चों की बोन भी स्ट्रांग रहे, उसके लिए जरूरत है कि ऐसे बच्चों को गेटर या वॉकर के सहारे खड़ा किया जाए, जैसे बोन की क्वालिटी कभी कम ना होने पाए, ऑस्टियोपोरोसिस ना करने पाए। तो फिजियोथेरेपी से उसकी स्ट्रेंथ मेंटेन होगी, बनी रहेगी। इसलिए मैं बोलता हूं कि ऐसे बच्चों के लिए जिम या योगा की बहुत जरूरत पड़ती है। बच्चों का वेट लॉस करने के लिए कोई डाइट बताएं। हर बच्चों की जरूरत अलग होती है, डाइटिशियन से संपर्क करें, डाइटिशियन से संपर्क करके उसके साथ डाइट प्लान करें। एक बच्चे का वजन बहुत ज़्यादा है तो सबसे पहले फैट का रिस्ट्रिक्शन करें। जो भी 4 बार 5 बार खाना लेता है उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा उसको कम कर देनी चाहिए, प्रोटीन की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए, और एक्टिविटीज बढ़ाएं। हर बच्चों का जो उसकी जो वजन होता है उसकी उम्र और उसके हाइट के अनुसार निर्धारित होता है। वो डाइटिशियन या किसी पीडियाट्रिशियन से संपर्क करके आप लोग जानकारी ले सकते हैं। नंबर फिर आप लोग नोट कर लीजिए, जो ट्रस्ट का है वो वेबसाइट में बता रहा हूं, www मैसेज कर दो उसमें trisla-foundation.com, ये हमारा वेबसाइट है। यूट्यूब जाकर देखते हैं आप लोग, त्रिशला फाउंडेशन सेरेब्रल पाल्सी का यूट्यूब है, बहुत सारी जानकारी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। नंबर आप नोट करना चाहते मैं मैसेज भी कर दे रहा हूँ, नोट भी कर लीजिए, 949455001645, ये नंबर है जो कि त्रिशला फाउंडेशन नंबर है। जो भी स्टाफ इस पे रहते हैं वो आपको पूरा रिप्लाई करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो मेरे पास कोई भी क्वेरीज आती है तो हम लोग उसका निराकरण करने की कोशिश करते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है। दूसरा नंबर एक और नोट कर सकते हैं बहुत ज्यादा जरूरत होने पर, 7379087121। मेल आईडी है trishla-foundation@gmail.com, इसको मैसेज कर दीजिए आप। एक क्वेरीज आते जा रहे हैं। डायना दयान नियाजी का मैसेज है यहाँ पे, माय नाइस इज 2 year old, एट बिगिनिंग वी होल्ड हिज हैंड, ही कैन वॉक बट ही डे बाय डे इवन कांट सिट, द डॉक्टर सेज सेरेब्रल पाल्सी, व्हाट शुड ही डू। सेरेब्रल पाल्सी बच्चों में डिटेरियोरेशन नहीं होता है, बट डायना आप सुन रहे हैं आप मेरी आवाज, यू शुड अंडरस्टैंड दैट यूजुअली वीकनेस कैनॉट प्रोग्रेस इन सेरेब्रल पाल्सी। Cerebral palsy children cannot deteriorate. It may be some genetic disorder, some other problem. It may be because of the muscular dystrophy, but not because of the cerebral palsy. One child started walking, he don't develop any other problem in the life, doesn't think so that it is affecting cerebral palsy. मैंने cerebral palsy बच्चों में डिटेरियोरेशन का इतनी तेजी से होना इम्पॉसिबल है। हो सकता है उसको कोई और प्रॉब्लम हो, जेनेटिक इश्यूज हो, उसको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो सकता है, तो तुरंत उसकी जांच कराना जरूरी है। सामान्य देखिए सेरेब्रल पाल्सी की जो समस्याएं होती हैं या तो नॉर्मल बनी रहती हैं, हल्का फुल्का डिटेरियोरेशन होगा, मसल में कॉन्ट्रैक्चर आ जाता है, जॉइंट की डिसेबिलिटीज आ जाती हैं, और या तो बच्चा इंप्रूव करता है, लेकिन बिना किसी कॉन्ट्रैक्चर, बिना किसी जॉइंट डिफॉर्मिटीज के डिटेरियोरेट होना ये सेरेब्रल पाल्सी में संभव नहीं होता। हो सकता कुछ और प्रॉब्लम होगा, तो अपने पीडियाट्रिशियन किसी न्यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करें या जेनेटिक एनालिसिस ऐसे बच्चों को कराएं। फिंगर और टोज स्टिफनेस और नेक होल्डिंग भी नहीं है। जैसे मैंने बताया नेक होल्डिंग कुछ एक्सरसाइजेस बताया, उसको एक्टिविटीज करें। जब भी आप बैठे हैं तो हल्के से लाइट मसाज करें, पाउडर मसाज करें, हल्का सा थोड़ा सा स्टिमुलेशन दें, रोक के रखें। कभी भी तेजी से मूवमेंट एक्सरसाइजेस नहीं सेरेब्रल पाल्सी में करने जाएगा, क्योंकि उससे क्या होता है कि एब्नॉर्मल रिफ्लेक्सेस डेवलप होते हैं, उससे समस्याएं ऐसे बच्चों की बढ़ती हैं। एक रितु कथोरिया का मैसेज है, सर मेरे बेटे को अथटाइड सीबी है, उसने अभी इंडिपेंडेंट वॉकिंग थोड़ी सी स्टार्ट की है, पर जब भी वो स्टैंडिंग करता है वो अपने राइट फुट को अंदर की तरफ टर्न कर लेता है। उसके फुट की पोजीशन भी ठीक करने के लिए क्या करें, प्लीज गाइड मी, या चंडीगढ़ में कोई हो तो बताएं। देखिए मैंने फिर बोला,
समस्याएं हर बच्चों में अलग अलग होती हैं, और डिस्टोनिक सेरेब्रल पाल्सी, डिस्काइनेटिक एथेटाइड सेरेब्रल पाल्सी इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि इसमें अबनॉर्मल मूवमेंट्स बहुत ज्यादा होता है। इसमें दो चीजें देखने की होती है कि बच्चे की समस्याएं अबनॉर्मल मूवमेंट्स की वजह से हैं, या उसकी जो एक मसल में जॉइंट में डिफॉर्मिटीज डेवलप होगी कि उसकी वजह से है। जो अबनॉर्मल मूवमेंट्स आ जाती हैं उनको तो हम रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस कराते हैं, प्रॉपर ब्रेस देना पड़ता है, रेयरली उनको बॉटुलिन टॉक्सिन देना पड़ता है। और अभी मैंने 2 सालों से कुछ दवाओं का इस्तेमाल करना शुरू किया है, एलोपैथिक दवाइयाँ हैं, वो सेरेब्रल पाल्सी में बहुत सारी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में यूज होती हैं। उसका अच्छा इम्पैक्ट एथेटाइड सेरेब्रल पाल्सी पे मिला है, लेकिन उनको क्लोज गाइडेंस में देना पड़ता है। ऐसे हम कभी भी मैसेज दे करके या बता नहीं सकते हैं बच्चे को देखने के बाद कितनी जरूरत है और क्या कर सकते हैं। मैं बस इसी को यहाँ पे अंत करना चाहूंगा। वैसे क्वेश्चन तो बहुत है, अंत में इसी के साथ हमारे जो अभिभावक हैं, हमारे जो सक्षम के जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, हमारे पदाधिकारी लोग हैं, मैं सभी को अपना नमस्कार प्रणाम करना चाहूँगा। और कभी भी किसी तरह की समस्याएं होती हैं वो हमको मैसेज कर सकते हैं, मेरे को मेल कर सकते हैं, वेबसाइट पे जा कर के ले सकते हैं। और जो सक्षम की बहुत सारी शाखाएं हमारे पूरे देश में हैं, इस तरह के कार्यक्रम करना चाहती है, मैं उसमें पूरी तरह से सहयोग करने के लिए जरूर तैयार हूँ। लेकिन किसी भी कार्यक्रम कराने के पहले ऐसे कार्यकर्ता कुछ हमारे पास चुन कर के आए। हमारा सेंटर पूरा ओपन है, चाहेंगे कि उस तरह की चीज़ों को यहाँ पे आके देखें, उन चीज़ों को वहाँ पे लेके जाके करें, क्योंकि ऐसे बच्चों को क्वालिटी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, केवल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, जिससे कि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को हम इम्प्रूव कर पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर भविष्य में हम मिलेंगे। नमस्कार।